Hi. The way to get started is to quit talking and begin doing. Today is 10th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. इंडिया में 4 सेस्मिक जोन्स हैं. जोन 2, 3, 4 एंड 5. अर्थक्वेक जोनिंग मैप. अलकनंदा और भागीरथी रिवर कंबाइन होती है देवप्रयाग में. गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, दैट फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया. 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्रीज के साथ. टू द नॉर्थ वेस्ट है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. टू द नॉर्थ है चाइना एंड भूटान एंड नेपाल. फार ईस्ट में है म्यांमार और ईस्ट है बांग्लादेश. सो दीज आर 7 कंट्रीज जिसके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है. आज के सवाल है आर्ट एंड कल्चर पे. कुंदई पपेट्री आर्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द स्टेट. किस स्टेट से कुंदई पपेट्री बिलोंग करती है. हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस. द प्रीडिसेसर ऑफ बुद्धा अंडर बुद्धिज्म वॉज whom. Mandu festival which was making news recently is celebrated in which state. Hola Mohalla is a festival celebrated in which Indian state or UT. ये जो आर्ट एंड कल्चर होता है ना, इसका बड़ा अच्छा रिसोर्स है CCRT वेबसाइट. इस CCRT वेबसाइट में जाइएगा और वहां पर ये सारा सेक्शन बड़े अच्छे से दिया है, स्पेशली पपेट्री एंड ऑल विजुअल आर्ट्स. हैव अ लुक. आज की वोकैबुलरी है अबोड. अबोड मतलब होता है निवास स्थान. अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अ हाउस और होम. कॉफर जैसे सरकारी खजाना, संदूक. अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स. कमेंस्यूरेट का मतलब होता है अनुरूप, करस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री. मॉडिकम मतलब थोड़ा सा. दिस कुड बी लाइक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, या फिर विकेड, इविल और सिंफुल. मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता. द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग मैग्नानिमस, जेनरोसिटी. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छा करना है सभी को. आज 10th ऑफ फरवरी है और ये दोनों आज के सवाल हैं. सवाल हम इस तरीके से पिक कर रहे हैं कि इन सवालों के थ्रू हमारा प्रीलिम्स का भी जो मेजर पोर्शन है वो कवर हो जाए. ऑलराइट, यू कैन सबमिट दीज क्वेश्चंस srajanindia.1. इस वेबसाइट पे आप इसे सबमिट कर सकते हो. सम ऑफ यू वर सेइंग कि जो पुराना फॉर्मेट है, जिस तरीके से न्यूज़पेपर कवर करते थे वो बेटर था. जैसे ये 1 अगस्त 2021 है, उस टाइम पे हम ऐसे कवर करते थे कि न्यूज़ हेडलाइन भी होता था और उससे रिलेटेड, जैसे ये एक डेटा है कोविड का, जो एक्स्ट्रा डेटा और इन्फॉर्मेशन होता था और हैंड रिटन नोट्स थे वो मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे लिख देता था. जैसे पैंडेमिक रिलेटेड ये हमने डायग्राम एंड फोटो किया. बट लेटर ऑन यू गेव फीडबैक की रनिंग कमेंट्री ऑफ दिस द हिंदू न्यूज़पेपर यू लाइक इट मोर, सो दैट इज वाई फिर हम इसमें स्विच हो गए. बट आई एम थिंकिंग पुराना जो स्टाइल है ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इससे हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर कर पाते थे. तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, इसको फिर से ऐसे ही रिज्यूम करते हैं पुराने फॉर्मेट में. ओके, सो आज है February 10th 2022, द हिंदू दिल्ली एडिशन. मीनवाइल कोर्स से रिलेटेड कल मैंने लैंग्वेज ईयर प्रोसीजर बता दिया था. कुछ और जो सवाल आए हैं, पहला सवाल तो है कि कम्युनिकेट कैसे करना है. सी सम ऑफ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप, कुछ टेलीग्राम पे हो, सो दैट इज वाई जो ईमेल है, ईमेल बेस्ट है. तो ईमेल के थ्रू ही अपन कम्युनिकेट कर लेंगे. फॉर्म कल मैंने सेंड कर दिया है सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने ज्वाइन किया है. उस फॉर्म में आप फीडबैक जितना जल्दी हो सकता है यू प्रोवाइड, क्योंकि उसमें एक सवाल भी है व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस कोर्स. उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको टिंकर करके मैक्स आज रात को या फिर कल से अपन दिस इंडिविजुअल 1-on-1 बात स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो दिस इज दिस फॉर्म. इसको अभी तक बहुत सारे लोगों ने फिल नहीं किया है. फिल आउट क्विकली. एंड देन ज्वाइन का दूसरा जो सवाल आ रहा है, तो इट इज अगेन वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू गो टू वेबसाइट. अगर यूपीआई है तो यू कैन जस्ट स्कैन दिस QR कोड इमीडिएटली. यू कैन पे दिस फी और यू कैन यूज दिस बटन एज वेल. ओके, दीज आर द 2 मेथड्स. दूसरी बात, यहाँ आंसर सबमिशंस में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जस्ट गो टू हियर, डिस्कस इनेबल है, लॉग इन आप करो किसी भी यूजर आईडी से, देन ज्वाइन द डिस्कशन पे टैप करो. ज्वाइन द डिस्कशन में आप यहाँ पर फोटो लाइब्रेरी एक आएगा,
एंड्रॉइड में डिफरेंट होगा। वहां पे आप वो फोटोग्राफ सेलेक्ट करो जो आपने पिक्स खींचे हैं अपने आंसर के, और उसको जस्ट अपलोड कर दो, दैट्स ऑल। वो सारे मल्टीपल फोटोज एक ही पोस्ट में आ जाते हैं, ओके। और इस तरीके से आप सबमिट कर दो। देन इससे रिलेटेड एक और जो चीज़ है कि ये एक फॉर्मेट है, अगर हम इस फॉर्मेट को फॉलो करें ना तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। जैसे आज के आंसर्स में भी सी अभी इतने सबमिशंस हैं, अब ये जैसे है ना 7, 8, 10 फोटोग्राफ्स हैं, इनको 1 बाय 1 डाउनलोड करो, फिर अरेंज करो ऑर्डर में, फिर पीडीएफ बनाओ। इसमें ना 1-1.5 आवर तक लग रहा है, तो इससे अपन थोड़ा एफिशिएंट होते हैं। आप मुझे अपना स्कैन करके दोनों आंसर्स जस्ट मेल ड्रॉप कर दो इसमें, और सब्जेक्ट में डेट लिख दो, ताकि मैं उस डेट वाइज उस आंसर को फिल्टर कर लूं और क्विकली पीडीएफ एंड आंसर हम राइटिंग का डिस्कशन कंटिन्यू रख पाए। बिकॉज वर्कलोड भी बढ़ रहा है, तो इसको अपन को बंद नहीं करना है। जस्ट कोऑपरेट अ लिटिल एंड सेंड योर मेल टू दिस ईमेल आईडी, दैट्स ऑल। ओके, सो लेट अस कम बैक टू दिस द हिंदू न्यूज़पेपर। सो जो फर्स्ट है वो है द हिंदू, दिस इज 10th of February। अब न्यूज़पेपर में भी पता है क्या होता है, न्यूज़पेपर कवर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि हम गिनती की 3 या 4 बड़ी न्यूज़ को देखें और उसी को डिटेल में कवर कर लें। ये जो तरीका होता है ना, उससे बेटर अपना तरीका है कि इसमें अपन रेंज भी देखें और साथ ही साथ एक सर्टेन डेप्थ भी देखें। न्यूज़पेपर आपको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि यहाँ न्यूज़पेपर हो गया देन यू आर नॉट गोइंग टू रीड न्यूज़पेपर ऑन योर ओन। द आइडिया इज कि हम यहाँ से फिल्टर आउट कर लें कंटेंट और उसको लिंक करके सिलेबस में एक डायरेक्शन के अंदर उस न्यूज़पेपर को पढ़े। दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू। इससे अपने पास रेंज भी आती है और एक सर्टेन डेप्थ भी आती है, और जो वो इंडिविजुअल गेन करना है न्यूज़पेपर का वो भी हमें मिलता है, प्लस डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी तो है ही। सो दिस इज अवर ब्रॉड मैंडेट, ओके। अब न्यूज़पेपर में भी क्या होता है, हर टाइप की न्यूज़ आती है। जैसे अभी का जो टाइम है पॉलिटिकल इंस्पायर्ड न्यूज़ ज़्यादा है, तो दैट इज़ व्हाई वी आर अवॉइडिंग दोज न्यूज़। अब जैसे दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, बजट दिस है, तो बजट भी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। बजट के जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, बस उन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, ओवरलैप डिप्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ हमारे काम की है, दिस इज फ्यूजन एनर्जी, तो इसको अब अपन अच्छे से देखेंगे। सी, सबसे पहले तो होता है फिजन और फ्यूजन, ये हमें पहले डिफरेंस देख लेते हैं। फिजन पहले फ्यूजन, फ्यूज हो गया है मतलब जुड़ गया है, जुड़ने को बोलते हैं फ्यूजन, तोड़ने को बोलते हैं फिजन। तो जुड़ना किसका हो रहा है, से हाइड्रोजन के ये 2 हैं, ये जुड़ गए और बन गया हीलियम। अब बिकॉज यहाँ पे ये दोनों का फ्यूजन हुआ है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा। अगर ये यहाँ पे फ्यूजन हुआ है तो कुछ जो मास है ना, आइंस्टाइन का थ्योरी, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो इसको बोला जाता है फ्यूजन। तो फ्यूजन से याद रखना है जुड़ना, जैसे कि फ्यूजन हो रहा है सन में। ये है फिजन, फिजन मतलब होता है टूटना। तो एक कोई हैवी दिस है एलिमेंट, इसका हम डिसइंटीग्रेशन करेंगे 2 में, और कुछ इसमें अगेन जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो होगा फिजन। ये जो प्रोसेस है इसको हमने कंडक्ट करना अचीव कर लिया है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, वो फिजन बेस्ड है। फ्यूजन बेस्ड अभी कमर्शियल लार्ज स्केल में हम अचीव नहीं कर पाए। सो दिस इज फ्यूजन, दिस इज फिजन। Nuclear fusion is the splitting of a nucleus into smaller particles, releasing a high amount of energy. और फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फ्यूजन है, दिस इज फिजन मतलब स्प्लिटिंग। फ्यूजन जो है इसका मतलब है जुड़ रहा है, लार्ज अमाउंट कुछ बन रहा है, हीलियम बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। फिजन नेचर में नहीं होता, फ्यूजन नेचर में होता है। जैसे सन में रिक्वायर हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स, ये हाई प्रेशर कंडीशंस वगैरह चाहिए, एनर्जी होती है। एनर्जी यहाँ पे भी बनती है बट वो कंट्रोल्ड नहीं होती है। तो दिस इज फिजन एंड फ्यूजन। मोरओवर दिस इज वन अगेन इन्फोग्राफिक। इन सब चीजों को मैं नोट्स में कनेक्ट करके आपको शेयर कर दूंगा। अब हमारा जो फिजन है ना, फिजन इतना भी ज्यादा क्लीन एनर्जी नहीं है। अगर हमको न्यूक्लियर फ्यूजन होने को अचीव कर ले, स्केलेबल हो जाए, तो ये हमारी सारी एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बिकॉज इसमें जो बाय प्रोडक्ट होगा वो रेडियो एक्टिव नहीं, जैसे वाटर वगैरह हो जाएगा। तो वी नीड टू गो फॉर दिस फ्यूजन। अब इसी फ्यूजन से रिलेटेड हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एक टीम है ऑक्सफोर्ड, 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी यहाँ से फ्यूजन एनर्जी से उन्होंने बनाया। गुड। तो ये साइंटिस्ट है यूनाइटेड किंगडम के, इन्होंने एक नया माइलस्टोन अचीव किया, प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रेंज एनर्जी। और
इमिटेटिंग द वे एनर्जी इन प्रोड्यूस्ड इन द सन। तो हम कोशिश कर रहे हैं सन में जैसा फ्यूजन चल रहा है ऐसा हम स्मॉल स्केल में सस्टेनेबल कंट्रोलेबल फ्यूजन कर पाए। ये प्रोसेस अगर हमने अचीव कर लिया ना तो हमारी एनर्जी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाएगी। दिस इज दैट प्रॉमिसिंग। तो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन का मैनकाइंड का लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेस्ट है, as it promises to be low carbon, safer than how nuclear energy is now produced, with an efficiency that can technically exceed 100%। अब मैं इस टाइप की लाइंस इसीलिए बोलता हूँ ताकि हम ये लैंग्वेज भी पिक करें। इन दी एंड हमको इस टाइप का जो फॉर्मल बातें हैं लैंग्वेज है इसको भी पिक करना है। तो सी द लैंग्वेज, क्योंकि ये चीज आपको अगेन ऐसे वगैरह में बड़ा काम आएगा राइटिंग में। तो सी मैनकाइंड्स लॉन्ग क्वेस्ट है, एज इट प्रोमिसेस लो कार्बन, सेफर है और एफिशिएंट भी है। तो ये हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जॉइंट यूरोपियन टॉरस है, फैसिलिटी है ऑक्सफोर्ड में। दे आर ट्राइंग टू मेक सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। 1 किलो फ्यूजन में इतने मिलियन टाइम्स एनर्जी आ सकती है, किलोग्राम ऑफ कोल ऑयल और गैस के बराबर। तो सी कोल वैसे भी हमारे पास शॉर्टेज है, अभी कुछ ही दिन पहले कोल नहीं बचा था हमारे पास, कोल इंपोर्ट। ऑयल का अगेन डिपेंडेंसी हो जाती है, फिस्कल डेफिसिट। गैस पे भी अगेन डिपेंडेंसी है। तो अगर हमने फ्यूजन ऐसा कुछ कर लिया तो इमेजिन इंडिया के लिए भी कितना बेनिफिट होगा। अब ये एक मशीन है टोकामैक, ये एक डोनट शेप्ड अपैरेटस है, इसके थ्रू ये इस फ्यूजन एक्सरसाइज को कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन के हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और ये आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है बताइए? आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन। देन इसको इन्होंने हीट किया, सन टाइप इन्होंने, हाई हीट है तो यहाँ पे प्लाज्मा बनेगा। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था ना बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा, तो हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा होता है, तो दिस इज प्लाज्मा। तो इस तरीके से सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, उसका स्पिन होगा, फ्यूज होगा और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना ये अभी तक प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कहाँ पे? दिस मास स्केल डिप्लॉयमेंट में प्रैक्टिकल नहीं है। लिमिटेड लेबोरेटरी हम सेटअप में ही इसको अचीव करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो ये ITR है, फ्यूजन रिसर्च है, मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें 7 कंट्रीज हैं, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड USA। ये 2016 प्रीलिम्स का सवाल है, कंट्रीज पूछा था। तो ITER प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? फ्यूजन एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज देयर, ये फ्यूजन एनर्जी है। बाकी इसको भी आप एक बार देख लेना, दिस इज गुड। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे ITER के कंपोनेंट्स हैं दिस इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये सब अभी प्रोटोटाइप्स है, अभी भी कोई भी मास स्केल में डिप्लॉयड नहीं है। तो फिजन एंड फ्यूजन, अब इसको कनेक्ट करते हैं अभी आज की डेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम ये सवाल तैयार करते हैं, प्रिपेयर अ नोट ऑन द फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेसेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। फिजन और फ्यूजन प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। Also, make a list of all the operating and proposed nuclear power plants in India। एक लिस्ट भी बनानी है सारे proposed nuclear power plants in India। So this is the question for today। UPSC प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा मिथ होता है, स्टूडेंट को लगता है कि टीचर कोचिंग उसका सिलेक्शन करा देगा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, सिलेक्शन अगर किसी के दम पे होगा ना तो वो उसी पर्सन के दम पे होगा जिसको आप मिरर पे देखते हो, यानी कि आप खुद। आपने जितना फायर है ना वही आपका डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका मेंटल टफनेस है, इमोशनल टफनेस है। टीचर्स जो होता है वो एक गाइडेंस दिखा सकता है कि देखो ऐसा करना है, मैंने बता दिया ये आपको करना है, बट अब आप करोगे नहीं करोगे इट डिपेंड्स ऑन यू। सो यू हैव टू बी लाइक पुट एफर्ट्स। ये जो है ना अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ती है। सो यू हैव टू डू दिस। साइंटिस्ट सेट न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूजन एनर्जी। अब दिस इज नेक्स्ट वन, योर वोट इज योर फ्यूचर। अगेन वोट का टाइम है, वोट हमारा अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस डिसाइड्स अवर फ्यूचर। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हमने अपना सांसद या विधायक चुना, अब वो जाएगा एग्जीक्यूटिव में और फिर वो हमारे रिलेटेड लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हमारे रिलेटेड वर्क करेगा। तो अवर वोट इज अवर फ्यूचर। मतदान बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इस टाइप के डिफरेंट दिस
अवेयरनेस के लिए ऐसे प्रोग्राम्स भी लाती है, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप है, नो योर कैंडिडेट ऐप है, सी विजिल ऐप है। नो सी दिस इज द ब्यूटी की न्यूज़पेपर थॉरोली पढ़ना चाहिए, इवन एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी, सेलेक्टिव रीडिंग नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें इस टाइप की जो एडिशनल आइडियाज एंड चीजें हैं ना वो भी मिलती है। और आप देखना, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है मेंस का, आप देखना इन दी एंड यही चीज काम आने वाली है। सो दिस इज गुड, योर वोट इज योर फ्यूचर। और लिखो, राइटिंग जो सबसे बड़ा बॉटल नेक है ना, अभी देखना आपका राइटिंग में ही आएगा। वहां आप लिख नहीं पाओगे, जल्दी आइडियाज नहीं आएंगे, थक जाओगे आधा पेपर लिखते ही, फिर नेक्स्ट पेपर में यू विल जस्ट ऐसा टाइम पास होने लग जाएगा, अच्छे से लिखोगे नहीं। तो दैट इज वाई डेवलप दिस हैबिट, राइट। सो दिस इज देयर, पेज नंबर 5। आर्मी रेस्क्यूज हाइकर स्ट्रैंडेड ऑन स्टीप हिल। तो जैसे आर्मी भी है, गिव अप कहाँ करती है आर्मी, पूरा कोशिश करती है। एवरीवेयर कोई भी प्रॉब्लम होता है हम आर्मी को कॉल कर लेते हैं। सो दिस इज देयर। तो अभी सेफ्टी पे ब्रॉट किया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ISRO टू लॉन्च न्यू सैटेलाइट ऑन February 14। तो ये ISRO का अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, EOS-04। कुछ दिन पहले हमने इस पे भी आंसर राइटिंग किया है। इसरो प्लान्स टू प्लेस इनटू ऑर्बिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किसके थ्रू हो रही है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू। एक्सीलेंट, February 14 को। तो EOS-04 क्या है? ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, इमेजिंग मॉनिटरिंग होगा। डिजाइन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेजेस। इसमें क्या लगते हैं? कैमरास लगते हैं ऑल वेदर कंडीशंस में, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग, इन सब चीजों में इसका यूटिलिटी होगा। तो दिस इज EOS-04। अब MCQ कैसे बनेगा? इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसके वेरियस एप्लीकेशंस हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। You just have to pick 1 or 2, 2 or 3, 1 or 3, all like that. ओके, तो ये सारी चीजें भी ना अभी जब अपन क्विज पे आएंगे तो हम ये सारे जो टिप्स ट्रिक्स है इसको अपन देखेंगे। मीनवाइल अगर आपको अर्ली स्टार्ट करना है तो 2020 और 2021 का हमने अराउंड 50 क्विज 20 में किए थे और 21 में अराउंड 30 क्विज किए थे। हैव अ लुक इन सारे क्विजेस में, बड़ा अच्छा सेशन होता था, हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए। हैव अ लुक। ओके, तो दिस इज EOS-04। तो अभी भी अपन टुवर्ड्स द एंड दिस 50 सेट्स का क्विज करेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। अब ये जो मिशंस हैं, मिशंस में जैसे स्टूडेंट सैटेलाइट भी है ना, जैसे ये इंस्पायर सेट 1 सैटेलाइट है IIST का, फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और इनकी भी सैटेलाइट है। तो इसरो एक्चुअली दूसरे कंट्रीज की सैटेलाइट भी लॉन्च करता है, इससे हमें पैसे भी मिलते हैं, तो विच इज गुड, सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। इसरो ने इसीलिए कमर्शियल ऑपरेशन भी स्टार्ट किया है। 2 ब्रांचेस है कमर्शियल ऑपरेशन की इसरो के, उनके नाम बताइए। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ ISRO। सो दिस इज ISRO। ISRO भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है। पिछले कुछ टाइम से इसरो रिलेटेड इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं था लॉकडाउन और कोविड के कारण, तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन पे हैं। जो 2022 है ना, ये बड़ा हैपनिंग ईयर होने वाला है, चंद्रयान 3 भी। This is INCOIS carries out coastal vulnerability assessment. Indian National Center for Ocean Informatics Services है। ये क्या है? INCOIS। ये कैरी आउट करेगा कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिलेबस में लिखा है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो दिस इज देयर। अब बस यही नाम याद रखना है, जहां मौका मिले इसको यूज करना है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करें कोस्टल जोन्स में। अगेन कैसे होगा? मैपिंग करेंगे, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाएंगे। नोट डाउन दिस वर्ड, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो इस तरीके से CVI ने हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, फिर आंध्रा, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल और आइलैंड्स में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ऐसे करके सारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पे ये असेसमेंट किया जा रहा है। हमारी कोस्टल लाइन का लेंथ कितना है? आंसर, कोस्टल लेंथ। प्रॉब्लम क्या है? सी में प्रॉब्लम है, सी लेवल राइज हो रहा है। मैप्स बता रहे हैं बिकॉज अभी हमने देखा ना, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता से किस जगह शिफ्ट हो रही है? आंसर, तो कोस्टल रिस्क बढ़ रहा है। फ्यूचर सी लेवल राइज और बढ़ेगा, मुंबई भी डूब सकता है। तो फिजिकल एंड जियोलॉजिकल पैरामीटर्स वगैरह हम प्रिपेयर कर रहे हैं।
ये जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है इसमें हम फिजिकल चेंज देखेंगे, सी लेवल का, और ये पैरामीटर्स भी, जैसे कि टाइडल, टाइडल क्या होता है, ज्वार भाटा, वेव का हाइट, कोस्टल का स्लोप, कोस्टल का एलिवेशन, शोर लाइन में क्या चेंज हुआ है, जियोमॉर्फोलॉजी, हिस्टोरिकल रेट कैसे थी वहां पे सी लेवल चेंज की। ये सब साइंटिफिक पैरामीटर्स हम कलेक्ट करेंगे और इसके हिसाब से कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इससे क्या होगा, असेसमेंट होगा यूजफुल इंफॉर्मेशन का कोस्टल डिजास्टर। फिर मल्टी हैजार्ड वल्नरेबिलिटी ये बताएंगे, तो इससे सी लेवल चेंज, शोर लाइन, ये सारी चीजें आ जाएगी, वेदर रिलेटेड डेटा। तो ये तरीका है। कोस्टल इनंडेशन भी देखेंगे, जो सी का पानी है वो अंदर आ रहा है, लैंड पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, दीज ऑल थिंग्स वी नीड टू डू। तो नाम है इनकॉइस कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन सो दिस इज दिस पेज, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो एडिटोरियल है। अगर अपन केवल एडिटोरियल करें, बाकी सारी चीजें नहीं पढ़े, तो फिर क्या होगा, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। और थोड़ा स्पीड में इसलिए मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि अपन विद इन 40-45 मिनट्स एटलीस्ट पूरा न्यूज़पेपर गो थ्रू कर ले समराइज्ड वे में, ओके। सो दिस इज जैसे एंगर इन डिप्लोमेसी। अब इसमें भी जो टेक है वो बड़ा हमें वाइज और सिस्टमेटिक टेक लेना है। एंगर इन डिप्लोमेसी एक्चुअली क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होता है। इनका जो यूजुअली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि एमएनसीज कभी भी पॉलिटिकल इश्यूज, रिलीजियस, सेंटिमेंटल या फिर दो कंट्री के बीच में जो मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों पे वो नहीं कमेंट पास करती है। एमएनसी का जो वर्क होता है वो प्राइमरली लाइक माइंड योर ओन बिजनेस टाइप है। बट अगर इन एमएनसी को अगर पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जाता है तो विच इज रॉन्ग। अब यहाँ दो बात है, पाकिस्तान तो हैबिचुअल ऑफेंडर है ही, तो पाकिस्तान ने क्या किया, एमएनसीज को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किया, एज अ प्रोपोगेंडा रन करने की कोशिश किया। अब उससे क्या हुआ, जैसे Hyundai हुआ, टोयोटा, KFC, पिज्जा हट, ये सारे हैं, इन लोगों ने अपने ऑफिशियल टूल से, ऑफिशियल जो इनका हैंडल है उससे पॉलिटिकल इस टाइप के स्टेटमेंट्स दिए, विच इज रॉन्ग। अब इस पे हमें कैसे रिएक्ट करना था। अब सी, इन्होंने जब ट्वीट किया होगा ये, बट नेचुरल है, उनको पता ही होगा इससे एक रेस्पॉन्स आएगा, एक कंट्रोवर्सी ट्रिगर होगी, लाइक दैट। दिस इज व्हाट दे एग्जैक्टली वांटेड। अब जिस तरीके से ये मैटर उठा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने भी मैटर रेज किया साउथ कोरिया के काउंटर पार्ट से, और यहाँ पे अपॉलॉजी भी टेंडर किया है एंड ऑल, दिस मैटर इज गुड। अब यहाँ एक पहलू तो ये है कि हमने स्ट्रांगली बोला है, इसको बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया है, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारी क्लेम्स हैं और जो सेंटिमेंट्स हैं ये ऑलरेडी स्ट्रांग है। इंडियाज क्लेम्स ओवर जम्मू एंड कश्मीर आर स्ट्रांग, वाइडली एक्नॉलेज्ड है। ये इतना फ्रेजाइल नहीं है कि कोई सोशल मीडिया पोस्ट ने कुछ भी बोल दिया और हम यहाँ पे ऐसे रिएक्ट करें। दैट अपीयर्ड ओनली इन पाकिस्तान एंड वी आर नॉट पाकिस्तान, कैन डेंट इन एनी वे। तो पहला तो ये है। दूसरा, इसका ये मुद्दा भी हो सकता है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो चीज़ें होती है ना, ये आई बॉल्स कैच करने के लिए होती है, अटेंशन लेने के लिए होती है, ताकि मुद्दा बना रहे, वो फिर न्यूज़ में आ जाए, लाइक दैट। तो वही इनका पर्पस था और जिसमें ये सक्सेसफुल हो गए। तो अगर इस तरीके से प्राइवेट कंपनीज को इस तरीके से पॉलिटिकल टूल्स के लिए यूज किया जाएगा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। ये जो पूरा ऑब्नॉक्शियस पोस्ट थी बाय पाकिस्तान, इसका एम ही था ड्रॉइंग अटेंशन टू देयर प्रोपोगेंडा ऑन कश्मीर वर आल्सो मेट, सो दैट इज व्हाई अ क्वाइट वर्ड विद द एमएनसीज माइट हैव वर्कड बेटर देन अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ डिप्लोमेटिक ऑपोजिशंस, लाइक दे वांटेड टू ट्रिगर अस एंड दे सक्सीडेड। द फ्रेंच फॉर्मेट, यहाँ बात है अगेन इमैनुअल मैक्रोन, जो रशिया अभी मीटिंग हुआ, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में टेंशन है। अभी हमने मल्टीपल टाइम्स देख लिया है रशिया एंड यूक्रेन, इसके सारे जोन्स भी देख लिए, क्राइमिया, डोनलाब एटसेट्रा। यूक्रेन के साथ नाटो का क्लोजनेस भी देख लिया, जिससे रशिया हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरी, रशिया टेंशन में आ जाता है। तो रशिया का व्लादिमीर पुतिन वांट्स सम रेस्पेक्ट, ऐसा जर्मन नेवल चीफ ने भी कहा, ऑल्दो फिर उन्हें रिजाइन करना पड़ गया। बट द पॉइंट इज, ये जो पूरा एपिसोड हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। और हमने क्या सीखा है, जहां वॉर होता है वो हो जाता है लाइक डिस्टर्ब्ड एरिया हो जाता है, अटर केओस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है।
वॉर जो होती है वो लाइक इन रियलिटी ठीक नहीं रहती है. सो दैट इज वाई यूरोप जो है ना वो अब प्रैग्मेटिक रहना चाहता है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद रशिया. बिकॉज अगर वॉर हुआ तो कहाँ वॉर होगा? वॉर होगा यूरोप में. यूएसए तो यहाँ पे सप्लाईज देगा, सोल्जर्स देगा, बट कॉस्ट कौन पे करेगा? यूरोप. सो दैट इज वाई यूरोप वॉर नहीं चाहता है. इवन रशिया भी वॉर नहीं चाहता है. तो ये जो मॉस्को है, मॉस्को की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल करने की है कि नाटो अपना एक्सपेंशन नहीं बढ़ाए, कोऑपरेशन वगैरह की जो बात है ब्लैक सी में वो कंटिन्यू रहे. ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं. तो इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में इमैनुअल मैक्रोन ने अभी विजिट किया था, व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग भी हुआ. मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व हो जाएगी. प्लस जैसे जर्मनी भी है, जर्मनी इज डिपेंडेंट ऑन रशिया. जर्मनी ऑल्दो नाटो इज देयर, बट इस गैस सप्लाई के लिए वो रशिया पे डिपेंडेंट है. तो जर्मनी भी इतना ओपनली अग्रेसिव नहीं हो रहा है रशिया के लिए. सो दिस इज ऑल्सो देयर. बात यह है कि रशिया को जो एक सेफ स्पेस है पुश टू द कॉर्नर नहीं करे. इसका एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये भी होगा कि रशिया की प्रॉक्सिमिटी चाइना के साथ बढ़ रही है. अभी विंटर ओलंपिक्स में देखा रशिया एंड चाइना, तो ये एक दूसरा थ्रेट क्रिएट हो जाएगा दिस यूएस लेड नॉट नाटो वर्ल्ड के लिए. तो ये बहुत सारी पॉलिटिकल इक्वेशंस यहाँ पे साइमल्टेनियसली चल रही है. बट द आइडिया इज एज अ कॉन्टिनेंट यूरोप ने 2 डिजास्टरस वर्ल्ड वॉर्स देखे हैं, कोल्ड वॉर देखा है. तो यूरोप समझता है कि वॉर का कॉस्ट क्या होता है. तो दैट इज वाई वो प्रैग्मेटिक रियलिज्म यहाँ पे डिजायर्ड है. बाकी मिन्स्क प्रोसेस फिर से रिज्यूम करने की बात है, फिर जनरल एमनेस्टी की भी बात है, रेबल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो द पॉइंट इज कि पीसफुली इस मैटर को सॉल्व करें. ये अभी यहाँ पे डायरेक्शन है. लेट अस सी. देन ये है रिवाइविंग द केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. अब इसमें पॉलिटिकल हम एंगल नहीं देखें तो केरला मॉडल बेसिकली क्या है? केरला मॉडल जो है ना, केरला इज नोन फॉर लाइक लिटरेसी लेवल हाई है. जो वेलफेयर रिलेटेड स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उसमें केरला आगे रहता है. हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इधर ज़्यादा एम्फेसिस होता है यहाँ पे. तो दिस इज केरला मॉडल. बट ये फेलियर क्यों हुआ? जैसे अभी कोविड-19 का मैनेजमेंट देखो, डेथ रेट देखो, कोविड का स्प्रेड देखो, केरला ने अच्छा नहीं किया. हेल्थ केयर का अगर बात आए तो केरला स्ट्रगल किया है. तो ये क्या लूप होल्स दिखा रहा है केरला मॉडल पे? इस बात पे ये पूरा आर्टिकल है. केरला का जो मॉडल था वो ये था, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम करो, फूड अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड क्वांटिटी प्रोवाइड करो, ये जो चीज़ें हैं इसको कम करो. तो ये जो केरला का मॉडल है इसमें भी ये सारे फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं. सोशल स्पेंडिंग एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. नोट डाउन दिस कीवर्ड, सोशल स्पेंडिंग एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. नाउ सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर. हम ना ऐसे बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि हमसे जैसे योजना पढ़ लेंगे, ईपीडब्ल्यू पढ़ लेंगे, डिफरेंट अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बिजनेस इसके देखेंगे, इंटरनेशनल ऑथर्स के देखेंगे, जर्नल्स देखेंगे. जो नया स्टूडेंट आता है वो ऐसे ही आता है, बट जो थोड़ा सीजन प्लेयर हो जाता है ना वो समझ जाता है दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. प्रैक्टिकली पॉसिबल ये होता है कि आप एक न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लो, उसी से आपको जैसे लैंग्वेज भी मिल गई, ये सारे कीवर्ड्स भी मिल गए, जितना हमारी रिक्वायरमेंट है ना वो पूरा यहाँ पे फुलफिल हो जाता है. बट जस्ट यू हैव टू बी लाइक रेगुलर, मिस नहीं करना है. तो ये चीज़ें जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह केरला का देखें तो ये सब चीज़ें हैं. कोविड-19 के टाइम पे केरला भी थोड़ा हैम्पर हुआ है. तो वही यहाँ पे बात है. अब केरला अभी भी बेटर है बहुत सारे मायनों में, जैसे नॉलेज इकोनॉमी को बेटर करे, एजुकेशन इंडिया से जो दूसरे स्टेट्स हैं उससे केरला का काफ़ी आगे है, वोकेशनल ट्रेनिंग का यहाँ पे वर्क करे. केरला के साथ प्रॉब्लम एक और हो गया कि यहाँ का जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का है, सर्विसेज, और कोविड ने लॉकडाउन लगा दिया. सो दैट इज वाई ये इकोनॉमी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई. द आइडिया इज कि बेसिक्स जो हैं उसको फिर से रिवाइव करें, एजुकेशन प्रायोरिटी हो, केरला का ह्यूमन कैपिटल और पॉपुलेशन मोबिलिटी. तो दिस इज देयर. बाकी ई संजीवनी वगैरह है, सिंगापुर मॉडल है. ऑलराइट. देन जैसे आशा वर्कर्स है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वेरी इंपॉर्टेंट. वॉलंटियर ग्रुप है, कुटुंबश्री मेंबर्स हैं. ये इनका क्या यूटिलिटी होता है? इनका यूटिलिटी होता है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस में, ग्रास रूट में घर घर जाके आशा वर्कर, वॉलंटियर्स वहाँ पे हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर रिलेटेड अगर अवेयरनेस भी फैला रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. तो ये चीज़ होती है ग्रास रूट वॉरियर्स, ये कहलाते हैं ग्रास रूट वॉरियर्स.
सो दिस इज देयर। अब केरला के साथ एक और प्रॉब्लम है कि ये है पूरा इकोलॉजिकली सेंसिटिव हॉटस्पॉट। माधव गाडगिल कमेटी ने पूरे वेस्टर्न घाट को ही डिक्लेयर करने को कहा था। अब ये हो गया तो केरला में डेवलपमेंट का जो स्कोप है मॉडर्न लाइन पे वो लिमिटेड हो जाता है। जैसे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बना तो लोगे बट एट व्हाट एनवायरमेंटल कॉस्ट, तो दैट इज वाई रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। कई बार यहाँ पे जो माइनिंग एक्टिविटी है वेस्टर्न घाट्स में उसको बैन करना पड़ता है, तो इकोलॉजिकल डिजास्टर। अभी जैसे जो रेन्स थी, मानसून था, वो डिजास्टरस हुआ, लैंडस्लिप्स वगैरह बहुत हुए केरला में, तो ये चीजें भी यहाँ पे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको हैम्पर करता है। ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, तो दिस इज द। अब रिवर से रिलेटेड है, सैंड माइनिंग, रिवर बेड रीस्टोर करे, डैम्स की बात आती है तो फिर अगेन तमिलनाडु के साथ टेंशन चालू हो जाता है। तो चैलेंजेस भी है, इनहेरेंट चैलेंजेस हैं केरला के डेवलपमेंट में। द पॉइंट इज अब यहाँ पे आगे बढ़ना है तो एक बैलेंस्ड वे आउट ही एक जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। फ्लड्स एंड ऑल कंप्लीट देखें, डोमेस्टिक वेस्ट को बेटर करें, गुड। तो सिम्बायोटिक रिलेशन हो सोशल आउटकम पे, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पे, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, लुक एट द लैंग्वेज, टेक एक्शन दैट कट्स अक्रॉस दीज एरियाज। ये टाइम है रिवाइवल का, आइडियोलॉजीज जो हैं वो इन सिंक हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े। श्री नारायण गुरु जी ने बताया वॉट एवर दिस दैट मैन बी गुड, इट इज इनफ दैट द कंट्री बी बेटर। जैसे गांधी जी ने भी बोला है नीड का सब कुछ है नेचर पे बट ग्रीड का नहीं है, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, वैसे भी ये शशि थरूर साहब ने लिखा है, दिस लैंग्वेज इज गुड। देन दिस इज अगेन पॉलिटिकल, इट इज टाइम टू टेक अ रीलुक एट प्राइवेटाइजेशन। अभी जैसे बात चलती है तो प्राइवेटाइजेशन इज गुड, बट गलत क्या है कि प्राइवेटाइजेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज रॉन्ग। जनरली ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो जस्ट प्राइवेटाइज कर दो। नो, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब इस पूरे आर्टिकल में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जैसे पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन हुआ या फिर यूके डिफरेंट कंट्रीज में प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। जो फंडामेंटल्स हैं उस पर वर्क करना चाहिए, तब जाके वो जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो रिवाइव होता है। बाकी जैसे ये दीपम है, दीपम डे बिफोर यस्टरडे आई शोड यू दिस वेबसाइट। दीपम जो थी, दीपम क्या करता है, डिसइन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों को देखता है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने बजट में भी कहा है फंड्स रेज करने, और उसमें डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या डिसइन्वेस्टमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट करना है? जैसे एयरलाइंस है, टाटा एयरलाइंस भी हो गई, बट जो हालात अभी एयरलाइन सेक्टर का है तो इवन टाटा कैन नॉट डू एनीथिंग। टाटा भी इसको प्रॉफिट करने में बड़ा आसान नहीं होगा इवन फॉर टाटास। सो द पॉइंट इज ऑनरशिप के बजाय जो फंडामेंटल फ्लॉज हैं उस सेक्टर में उसको एड्रेस करें तो हम क्विक लाइक रिवाइवल कर सकते हैं वेरियस पीएसयूज का एंड गवर्नमेंट दिस सेक्टर का। बिकॉज अगर प्राइवेटाइजेशन होता है ना तो इससे क्या होता है, मास ले ऑफ भी होता है, जॉब क्रिएशन वैसे ही अभी हमें जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज ऑन राइज, सो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस्ड वे आउट। इट इज टाइम टू टेक अ रीलुक एट प्राइवेटाइजेशन। अब ये जो प्राइवेटाइजेशन वर्ड है ना, ये भी सिलेबस में है GS 3 में, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। कैन द वर्ड चैंपियंस मेक द कट, और दिस इज नेक्स्ट वन। अब जैसे एक्सपर्ट स्ट्रेस ऑन अवेयरनेस फॉर अ सेफर डिजिटल इकोनॉमी, एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल, तो जो नेटिकेट्स हैं, एटिकेट्स हैं, ये सब चीज़ों में हमें अवेयरनेस जरूरी है। ओके, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल जो है, जैसे अपन साइबर सिक्योरिटी पखवाड़ा भी अभी चलाते हैं, साइबर इंश्योरेंस होना भी चाहिए जो ऑनलाइन डिजिटल वर्क हो रहा है, तो दिस इज सेफर डिजिटल इकोनॉमी। इससे रिलेटेड भी आंसर राइटिंग एक बार पहले हमने कुछ ही टाइम पहले किया था, जब हमने डिजिटल सिक्योरिटी और जो नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें टाइम आया था ना, गलवान के टाइम और उसके बाद चाइनीज दिस अटैक। तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी कैसे सेफगार्ड करें डिजिटल इकोनॉमी में। ओके, CBSE के एग्जाम 26 अप्रैल से हैं, और दिस इज असेंबली पोल्स। मोर विमेन गेट मैटरनिटी बेनिफिट, यहाँ पे ये बात है जैसे PMMY है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इंडिया में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती तो जो मदर है और जो बच्चा है दोनों की लाइफ एट रिस्क होती है, सो वी नीड टू प्रोवाइड मोर एंड मोर दिस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी।
प्लस जब डिलीवरी हुआ है तो उसके कुछ टाइम तक मदर एंड चाइल्ड इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट इज़ वाई जैसे हमने मटर्निटी बेनिफिट जो एक्ट था उसमें चेंजेस किए। इवन वर्क भी जो होता है, जैसे वर्किंग वुमेन है, आफ्टर दिस डिलीवरी उसको एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, या फिर अगर उसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वर्क इतना ज़्यादा वर्कलोड एंड ऑल हो रहा है, तो एट टाइम्स देखा गया है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंड कॉर्पोरेट में हायर एंड टाइप फायर भी किया जाता है, बिकॉज उनको प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, इधर भी हमको वेलफेयर जो है वो इंश्योर कराना ज़रूरी है। इसीलिए कल हमने डीपीएसपी पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो दैट इज़ वाई ये जो मटर्निटी बेनिफिट एक्ट है और सच टाइप ऑफ स्कीम्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ये बार बार सारे सरकारी एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑल द रिसेंटली लॉन्च्ड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन विमेन एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर। ये बड़ा आसान सा सवाल है। जितनी भी कोई भी स्कीम आपको दिख रही है रिसेंट टाइम की, सब स्कीम को लिखो और उससे रिलेटेड 4-5 इंपॉर्टेंट बातें लिख दो। शॉर्ट 2 सवाल है प्रीलिम्स में अभी। ओके, रिसेंटली लॉन्च्ड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन विमेन एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। तो ये 2 सवाल है आज के लिए। अब है 40% टीचिंग पोस्ट है आईआईटीज में वैकेंट है। इंडिया ने ड्रोन इंपोर्ट को बैन कर दिया, एक्सेप्शन फॉर आर&डी एंड ऑल है। अब ड्रोन में भी प्रॉब्लम क्या है, यूजेज है बट इसका मिसयूज बहुत होता है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। इधर पंजाब बॉर्डर में तो हम आए दिन ड्रोन्स यहाँ पे शॉट करने पड़ते हैं हमें। अभी अटैक भी हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में वाया ड्रोन। तो ये जो बैन है वो इंपोर्ट ऑफ दिस ड्रोन बाय प्राइवेट सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर, दिस इज देयर। अब ये भी एक ऐसी चीज है ना, ब्लैंकेट बैन हम नहीं लगा सकते ड्रोन में। ड्रोन के बहुत ज्यादा राइट यूजेज भी है, तो वी नीड टू फाइंड अ पॉलिसी ऑन दिस। अब जैसे क्वाड मिनिस्टर्स सेट टू मीट इन ऑस्ट्रेलिया। क्वाड मिनिस्टर्स, क्वाड क्या है, क्वाड में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। पहले बोला जा रहा था क्वाड एक मिलिट्री अलायंस होगा, बाद में बोला गया इट इज नॉट अ मिलिट्री, इट इज अ काइंड ऑफ लाइक इकोनॉमिक है ना, और कंट्रीज के बीच में है, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, तो इसका भी मैंडेट वाइड है। वैक्सीन, टेक्नोलॉजी, रीजनल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हैं क्वाड में। तो यहाँ यही बात है, क्वाड मिनिस्टर्स सेट टू मीट इन ऑस्ट्रेलिया। अब इस क्वाड मीटिंग से चाइना ट्रिगर होता है, तो देखते हैं यहाँ इस मीटिंग में और क्या नई चीज आती है। चाइना इज देयर अ फैक्टर जिसके बैकड्रॉप में रीजनल सिक्योरिटी एंड जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, वो इंश्योर कराना क्वाड अपना मैंडेट मानता है। बट अब इसकी डिटेल्स अभी देखते हैं। साउथ चाइना सी है, एशियान है, ऐसे ही एक हुआ है ऑकस। ऑकस के मेंबर्स कौन है बताइए। और एक और क्वाड है, इस क्वाड में तो ये कंट्रीज हुई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। देयर इज वन मोर क्वाड, अभी रिसेंटली ही हमने पढ़ा है, उसमें कौन सी कंट्रीज है, आंसर। यूएस को ऐसा चार्ज लगाता है चाइना की क्वाड इज अगेन अ काइंड ऑफ कोल्ड वॉर माइंडसेट, ग्रुपिंग्स हो रही है, लॉबी हो रही है, लाइक दैट। बट क्वाड में दूसरा मैंडेट भी है, जैसे हम टेक्नोलॉजी में फोकस करेंगे, 5G में करेंगे, जो सप्लाई साइड बॉटलनेक्स है उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें। तभी ऑस्ट्रेलिया में ये मीटिंग होने देते हैं, विल सी। क्वाड इज नॉट अ सिक्योरिटी अलायंस, ये ब्लिंकन ने कहा, यूएसए। मिसाइल टारगेट सीरिया में हुए कम अंडर अटैक। अब सीरिया में भी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर वॉर हुआ, जिस कंट्री में वॉर होता है ना वो ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन रशिया सीज पॉजिटिव सिग्नल्स अहेड, रशिया, तो दिस इज देयर पॉजिटिव सिग्नल। यूरोप में नहीं होगा ऐसा, थर्ड वर्ल्ड वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन अवॉइड कर दी जाएगी, ऐसा नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अभी ऐसा फाइंड आउट होगा। ईरान्स मिसाइल पुट्स इजराइल यूएस बेसिस विद इन रेंज। अब ईरान का भी टेंशन है यूएस के साथ, ईरान न्यूक्लियर बनना चाहता है। ईरान अगर न्यूक्लियर होगा तो पावर डिसबैलेंस होगा, पावर डिसबैलेंस होगा, इनसिक्योरिटी आएगी, और ये जो पूरा गल्फ रीजन है यहाँ पे केओस हो सकता है। सो दैट इज वाई न्यूक्लियर डील की बात है ईरान के साथ, ईरान को स्टॉप किया जाए न्यूक्लियर पावर बनने से। इसके बदले में ईरान पे जो सैंक्शंस हैं उसको लिफ्ट किए जा सकते हैं। सैंक्शंस अगर लिफ्ट होंगे तो इंडिया को फायदा होगा। ग्वादर पोर्ट हम फ्रीली ऑपरेट कर पाएंगे, चाबहार पोर्ट हम फ्रीली ऑपरेट कर पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ से ऑयल इंपोर्ट भी इजी होगा। देन जीएसटी रीसेट रिपोर्ट टू बी इन बाय अप्रैल, ये रिपोर्ट देना पड़ेगा जीएसटीएन, जीएसटी काउंसिल। कस्टम्स एक्ट चेंज इज एम्ड एट सिक्योरिटिंग सेंसिटिव ट्रेड डेटा। अब कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था एक रीरूटिंग होती है, रीरूट करके सामान आता है
चाइना से सिंगापुर जाएगा, सिंगापुर से इंडिया आएगा, रीरूटिंग। तो इससे क्या होता है, एक तो टैक्स अवॉइडेंस भी होता है, प्लस कई बार जो सेंसिटिव ट्रेड एंड ऑल है उससे रिलेटेड भी चैलेंजेस आते हैं। अब पर्सनल डेटा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल ही हमने यूरोप रिलेटेड केस देखा था, पर्सनल डेटा WTO में जो डिमांड हुई थी कि डेटा जो ऑपरेट हो रहा है उसका ऑनर कौन है, उसका प्रोसेसिंग कहाँ पे होगा पर्सनल डेटा का। तो इन टर्म्स ऑफ सप्लायर, कॉमोडिटी, प्राइस वगैरह है, ये डार्क नेट में फ्रीली, ये इलीगली अवेलेबल भी है। अभी बात आ रहा है एक प्रपोजल लाने का, सेक्शन 135A ये भी प्रपोज्ड है कस्टम्स एक्ट में। तो इसमें ये होगा कि सीवियर पनिशमेंट वगैरह दिया जाएगा अगर ट्रेड सेंसिटिव डेटा का कोई इलीगल यूज हो रहा है या डार्क वेब में उसको सेल करने की कोशिश हो रही है। दिस इज दैट। सुप्रीम कोर्ट टू हियर अमेजॉन प्ली अगेंस्ट हाई कोर्ट स्टे ऑन February 23। तो ये आर्बिट्रल का हियरिंग है। फ्यूचर और अमेजॉन में डील हो रहा था, रिलायंस को उसके जो शेयर है वो सेल कर दिए, तो अमेजॉन चला गया कोर्ट में। तो दिस इज दैट। अब एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन टेलीकॉम टैरिफ इन 2022, भारती स्विटल। बजट कैपेक्स इतना हाई नहीं है जितना इट साउंड्स है। तो एक्चुअली ये हमें पता भी है, नंबर का जगलर ही होता है एट टाइम्स। जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट हेड्स भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं एट टाइम्स डेफिनेशन में। तो वो कहने को 35% है, बट एक्चुअली उससे कम भी हो सकता है। देन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है नेक्स्ट 5 ईयर। इंडिया और एशियान इन टॉक्स है टू स्टार्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये जो FTA है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 दिन पे इस पे आंसर राइटिंग करते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ओके, देन दिस इज देयर स्पोर्ट्स और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है। दिस इज पॉलिटिकल, कोविड केसेस, डिलेड ड्रीम, स्टील का प्राइस बढ़ रहा है। दिस इज अबाउट वेस्ट अफ्रीका। अभी हमारे डायरेक्ट इंटरेस्ट में नहीं है। वेस्ट अफ्रीका में मिलिट्री कू वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, रीजनल डिस्टर्बेंसेस भी ज़्यादा है। अगर इसका हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे भी जो जिम्मेदार हैं वो ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स मतलब कॉलोनियल रूल। यूरोपियन कॉलोनीज ने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया और जब वो यहाँ से जाने लग गए तो उन्होंने बॉर्डर्स कहाँ पे ड्रॉ की, मैप के ऊपर। तभी आप अफ्रीका देखना, उसका मैप बड़ा नीट एंड स्ट्रेट लाइंस है वहां पे, बिकॉज वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड नहीं हुआ है। तो उसके कारण यहाँ पर कभी भी स्ट्रॉन्ग जो कंट्री, जो नेशन है ना, वो बिल्ड नहीं हो पाया कभी भी। दिस इज अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द न्यू सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइन। क्या होता है, जैसे ये न्यूज हमने पहले भी देखा है, मीडिया जो पीपल होते हैं इनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जो न्यूज ये प्रोपेल कर रहे हैं, जो न्यूज बता रहे हैं, तो इनका एक्रेडिटेशन होता है। इन पे भी ये होता है, टाइम टू टाइम इनका चेक लगता रहता है कि अगर ये न्यूज, फॉल्स न्यूज अगर कुछ बता रहे हैं एटसेट्रा, तो इनकी रेटिंग्स भी डाउन होती है। फिर जो इनको बेनिफिट्स हैं, जैसे PIB से रिलेटेड कोई बेनिफिट है, इनका जो रिन्यूअल है लाइसेंस एटसेट्रा, उसमें चैलेंजेस आते हैं। तो अभी एक मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइन आ रही है। आउटलाइन द कंडीशन फॉर विड्रॉवल ऑफ एक्रेडिटेशन। अगर कोई जर्नलिस्ट है, उसने प्रेजुडिशियल वे में एक्ट किया और जो कंट्री की सिक्योरिटी, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशंस के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब बात आती है, क्या इससे जर्नलिज्म जो है उसकी वॉइस साइलेंस हो सकती है? तो यस, ये भी हो सकता है, बट जर्नलिज्म को भी जो है वो एथिकल होना भी जरूरी है। जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि यू स्टार्ट स्प्रेडिंग वन प्रोपेगेंडा। सो दिस इज देयर। आर्टिकल 19(1) में बकायदा दिया है राइट टू फ्री स्पीच, बट योर फ्री स्पीच ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे के लिए नाइटमेयर बन जाए। यू हैव टू बी लाइक दिस ऑल इज क्वालिफाइड। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्वालिफाइड है। तो दिस इज देयर एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। तो यही बात है, मीडिया में एक सर्टेन गाइडलाइन की बात है जर्नलिस्ट का जो कंडक्ट है उसको मॉनिटर करने के लिए। मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइन। यहाँ एक चीज और देखना है, एक पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स है विदाउट बॉर्डर, RSF। इसने इंडिया को 142 रैंक दिया है आउट ऑफ 180 कंट्री, 142nd रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्री। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब सवाल कैसा आएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय व्हाट, रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो द आंसर इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये कहाँ की है? दिस इज पेरिस। सो दिस इज देयर। जो फेक न्यूज है ये एक बहुत बड़ा ट्रबल है। नो रिलीफ फॉर द नोवेयर पीपल। यहाँ जो प्राइमरली बात हुआ है वो माइग्रेंट वर्कर्स का है। जब लॉकडाउन लगा तो माइग्रेंट वर्कर्स मोस्टली जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है।
तो इसके कारण क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, माइग्रेंट वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट गया, इनको बेनिफिट्स नहीं मिले, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड ऑल, और चीज इतनी खराब हो गई थी कि स्टारवेशन होने लग गया था। दैट इज वाई फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई और इसको अभी और एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च तक। बट द पॉइंट इज, ये जो चीजें हैं ये इमीडिएट सॉल्यूशन है, जो फंडामेंटल फ्लॉ है सिस्टम में वो एड्रेस नहीं हो रहा है। और फ्लॉ क्या है कि वी नीड टू हैव दिस फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, वी नीड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू माइग्रेंट वर्कर। जैसे अभी एक श्रम पोर्टल आया था, श्रम पोर्टल, है ना, तो दिस इज देयर। तो इस आर्टिकल में प्राइमरली पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है कि इनको एंटाइटलमेंट नहीं मिल पाता है बिकॉज वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई देम कि माइग्रेंट्स कौन है। गवर्नमेंट ने ये भी बोला इस पे डेटा अवेलेबल नहीं है, तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी कि डेटा होना चाहिए हमारे पास कि कितने माइग्रेंट्स शिफ्ट हुए। माइग्रेंट्स के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर माइग्रेंट्स हमारे दिस गैंगेटिक बेल्ट से आते हैं, जिसमें यूपी हो गया, बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ये जो गंगा है, ये जो जोन है पूरा, ये बड़ा फर्टाइल जोन है, फर्टाइल जोन है ये पूरा। गैंगेटिक प्लेन इज अ वेरी फर्टाइल जोन, और सिविलाइजेशन तो रिवर के आसपास ही बनती है। तो यहाँ क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज ह्यूज, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और यहाँ अब रिसोर्सेज हैं नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से ज़्यादातर लोग माइग्रेंट बाहर की तरफ जाते हैं। से वो गुजरात जा रहे हैं फॉर वर्क, महाराष्ट्र जा रहे हैं, इवन केरला जा रहे हैं। अभी बहुत सारे इस बेल्ट के वर्कर जम्मू एंड कश्मीर गए थे जहाँ पे वायलेंस हुआ, तो फिर अगेन ऑब्जेक्शन हुआ। सो द पॉइंट इज, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, तो जो ग्राउंड में है पुश फैक्टर, इसको भी अरेंज करना, इसको एड्रेस करना जरूरी होता है, और इनका आइडेंटिफिकेशन। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है प्रैक्टिकल, जैसे इनको से हरियाणा में जाके काम करना है, बिहार से वर्कर्स हैं, हरियाणा जाके काम करना है, कैसे काम करेंगे, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करेंगे, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एट टाइम्स इनका लाइक जो गवर्नमेंट आईडीज वगैरह हैं वो ले लेता है, और फिर एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको जब तक हम फॉर्मलाइज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट खुद आगे आके नहीं करेगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना है। सो जो फंडामेंटल्स हैं उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। बाकी हम रिलीफ पैकेजेस दे सकते हैं, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे रिलीफ पैकेजेस। दिस इज देयर नो योर इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। जैसे यहाँ यूज़ बताया है, हम नेगेटिव अफर्मेटिव के बाद कुछ एक नेगेटिव ऐसे बोलते हैं, एक तरीका होता है बात करने का। राम इज अ फाइन फेलो, इजंट ही, तो पहला अगर अफर्मेटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता है, और उसमें हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे राम इज नॉट गोइंग देयर, इज ही, यहाँ नॉट था तो इज ही, यहाँ अफर्मेटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव था। इट इज नॉट गुड, यहाँ नेगेटिव है, इज इट, ओके, दिस इज अ स्टाइल, ऐसा होता है, यूज करते हैं हम ऐसे। लाइक दे आर नॉट कमिंग, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, आर दे आर कमिंग, आर दे, जेन वॉज अनहैप्पी, नेगेटिव, वॉजंट शी, जेन वॉजंट अनहैप्पी, वॉज शी, दो नेगेटिव, शी कैन कम, कांट शी, तो इस टाइप से इसका यूजेज होता है। हैव अ लुक, ये यूजुअली वर्बल में ज्यादा इस टाइप का यूज होता है, बोलने में, स्पोकन इंग्लिश में इजंट, कांट ऐसे यूज होता है। अब जब सिंगल एम है तो दैट इज कोमा, जो लाइक पेशेंट वाला, और डबल एम है दैट इज दिस सेपरेटर, दिस कॉमा, ओके। सो दिस इज देयर, दिस इज इंग्लिश। इंग्लिश भी ऐसा है ना, थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालते रहना चाहिए, बहुत जल्दी सब चीज क्लब होती है और टेंजिबल इंप्रूवमेंट देखने को नजर आता है। 94th अकेडमी अवार्ड्स हैं यहाँ पे। तो सी, हमने 40-45 मिनट में एक पूरा न्यूज़पेपर गो थ्रू कर लिया। दिस इज वेरी सस्टेनेबल अप्रोच, ओके। और ये जो दो सवाल हैं, अब आप भी इसमें थोड़ा एफर्ट करोगे तो ये बहुत होलसम हो जाएगा पूरा लर्निंग प्रोसेस। सो यू हैव टू बी रेगुलर एंड डू द होमवर्क। These are the 2 questions submit on this website. All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.